सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होती है, किस तरह से जो हमारे रिएक्टेंट्स के पार्ट्स हैं उसके जो कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स हैं, वो टूटते हैं, कंपाउंड टूटते हैं और किस तरह से फिर प्रोडक्ट साइड में नए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बड़े से केमिकल रिएक्शंस को इन स्पाइट ऑफ राइटिंग मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एक तरह से ये जो है ना केमिकल रिएक्शंस को दर्शाता है एक कॉन्साइज वे में, एक छोटे से फॉर्म में। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूं कि इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। एग्जाम्पल, अभी मैंने जो एग्जाम्पल कहा मैग्नीशियम का, अगर मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया तो मेरे पास क्या आता है प्रोडक्ट, हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। ये क्या, एक वाइट पाउडर होता है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को इस वर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो ये काफी हेक्टिक हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। मैं इसे क्या करता हूं, सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं और एरो की मदद से दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसे वर्ड और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देना है। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है दैट इज Mg और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फॉर्मूला है तो वो होता है O2 और एरो के तरह हमने दिखाकर इक्वेशन को दर्शाया और फिर राइट हैंड साइड में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखकर अपने इक्वेशन को कंप्लीट किया। सो दिस इज द कॉन्साइज वे ना रिएक्शंस को दर्शाने का। तो मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं कि ये एक कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे है। अब ये इंफॉर्मेटिव वे कैसे है, तो मैं यहाँ पर इनके बारे में जैसे मान लो डिटेलिंग लिख सकता हूँ। जैसे ये रबर होता है, मैग्नीशियम रबर मान लो सॉलिड होता है, ये क्या होता है, गैस होता है, ये भी पाउडर होता है तो मान के चलते हैं सॉलिड होता है। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो भी है उसके फिजिकल स्टेट को हमने बता दिया। तो ये एक तरह से क्या कर रहा, इंफॉर्मेशन को इनहेंस कर रहा है ना। अब अगर मान लो कोई हमने कंपाउंड लिया और वो एक्वस कंडीशन में, लिक्विड फॉर्म में, तो हम वहां इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और इसे देखेंगे किस तरह से इक्वेशंस और फर्दर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है अपने साथ। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, सपोज मैंने ये इक्वेशन यहां पर लिखा MgO2, है ना। चलिए हम काउंट करते हैं कि हमने रिएक्टेंट के साइड में कितने रिस्पेक्टेड एलिमेंट के एटम को देखा और फिर प्रोडक्ट साइड में कितने रिस्पेक्टेड एलिमेंट के एटम को देखा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट को और राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, उसके एटम्स को काउंट कर रहे हैं। एक रिस्पेक्टेड एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, मैं देखता हूं रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है, उसे काउंट कर दें। तो आई कैन से जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। चलिए करते हैं। तो सपोज हम मैग्नीशियम को देखते हैं, तो हमारे पास मैग्नीशियम का यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो आई कैन से इट्स अ 1। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है ना, ये हमारा ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, तो ये इसका क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 हैं रिएक्टेंट पार्ट्स में। लेट्स प्रोडक्ट पार्ट। अभी जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, उसे हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई इसके पास तो अभी भी मैग्नीशियम सिंगल है। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन 1 हो गया। तो हमने क्या नोटिस किया, जस्ट कंपेयर करते हैं। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ऑक्सीजन रिएक्टेंट पार्ट में 2 था नंबर ऑफ एटम्स, और जब प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ 1 हो गया।
मैग्नीशियम 1 था, क्यों यहाँ भी 1 है? मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स ठीक है, बैलेंस है, बट ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो रिएक्टेंट पार्ट है और जो प्रोडक्ट पार्ट है उसमें रिस्पेक्टेड एलिमेंट के एटम्स बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? देखिए, हर चीज, हर केमिकल इक्वेशन, हर केमिकल रिएक्शन जो होता है वो फंडामेंटल लॉ को फॉलो करता है, और वो फंडामेंटल लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बेसिकली जो भी हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड को यूज किया है रिएक्शन से पहले एज अ रिएक्टेंट, उसका जो मास होगा ना, हर एक एलिमेंट का जो मास होगा ना, प्रोडक्ट साइड में भी हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ एटम्स के रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस करते हैं, यानी कोई नया एटम नहीं बनता है। जो एटम पहले था वही एटम अब प्रोडक्ट साइड में भी है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या फिर जो एटम पर्टिकुलर हम कंसर्न कर रहे हैं उसका जो मास होगा ना रिएक्टेंट से पहले, और जो उसका मास होगा रिएक्शन के बाद, है ना, यानी प्रोडक्ट साइड में, वो सेम होना चाहिए। मास ऑफ मैग्नीशियम इन रिएक्टेंट, मास ऑफ मैग्नीशियम इन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी तरह जितने भी एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, उनके जो भी मास रिएक्टेंट साइड में है और उन्हीं एटम्स के मास प्रोडक्ट साइड में जो होंगे वो बराबर होना चाहिए, ताकि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अगर नहीं कर रहा, जैसे कि हमारे इस पार्ट में नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारा इक्वेशन जो है ना, केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है। हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। सो आई कैन से इट्स अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम एक कॉमन नेम से, मतलब कहते हैं इसे ना, एक कॉमन नेम से पुकारते हैं, उसको कहते हैं स्क्लेटल। इसको कहते हैं स्क्लेटल केमिकल रिएक्शन। तो जब भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज अ स्क्लेटल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस्ड इक्वेशन पे आते हैं। देखिए, सपोज हमने यहां पर कुछ कोएफिशिएंट को ऐड किया, ठीक है, हमने ऐड किया। ऐड करने का मतलब ये है कि हमने इसको बैलेंस किया, ये बैलेंस्ड है। नाउ चेक कि ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको बैलेंस चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम, तो ऑब्वियसली अभी क्या है यहां पर, इसका क्या मतलब है? 2mg, मतलब अभी कहीं ना कहीं ऐसा mg कितने सारे हैं? 2 mg है ना। तो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, यानी अभी mg के कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स हो गए। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम निकालना आता है। ठीक है, आपने क्लास 9 में इसको पढ़ा था, कैसे एटम्स को काउंट करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं एटोमिसिटी फाइंड आउट करना। ठीक है, सपोज हमने अभी देखा मैग्नीशियम के पास 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक तरह से मैं बोल देता हूं कि इनके पास 2 एटम्स है ना, सपोज। अच्छा, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। तो इसके पास तो अभी 2 है। चलिए प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। प्रोडक्ट साइड में इसका क्या मतलब है? 2 mg भी है और 2 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, आपने क्लास 9 में इसको जरूर पढ़ा होगा। तो ये 2 mg हो गया और ये 2 ऑक्सीजन हो गया। यानी हम क्या देख पा रहे हैं कि यार रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम, तो यहां भी 2, मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन में 2, तो यहां भी 2, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यानी जितने भी एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम्स क्या हैं? प्रोडक्ट साइड में हैं। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसका क्या मतलब है कि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या? इनके मासेस भी क्या है? इक्वल्स हैं, है ना। अभी हमने देखा था अनबैलेंस के केस में ना ही इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ना ही इक्वल मासेस होते हैं, लेकिन बैलेंस्ड के केस में क्या होता है? इक्वल होता है। आई होप ये समझ में आता होगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है? इट्स अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आती है
कि बैलेंस की जरूरत क्यों होती है? वाई आई कैन से वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी जब मैं बैलेंस और अनबैलेंस को बता रहा था तो मैंने एक टर्म यूज किया था कि यार कोई भी केमिकल इक्वेशन है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, वो कुछ यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करेगी। और वो यूनिवर्सल लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम देखते हैं तो यार वो ना इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया भी कि वहां मैग्नीशियम के एक एटम थे, यहां भी मैग्नीशियम के एक एटम थे, बट जब हम रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम को देखते हैं तो यहां 2 था, लेकिन वहां पर क्या था? प्रोडक्ट साइड में सिंगल था। तो यार इसका मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फॉलो तो करना होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? फॉलो करवाने के लिए उस इक्वेशन को क्या करते हैं? उस स्केलेटल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से बोल दूं, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकॉज अनबैलेंस्ड इक्वेशन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास while a balanced equation follows this law। ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है ताकि ये लॉ को फॉलो कर पाए। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने जस्ट कहा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे बैलेंस्ड करना रहे तो मैं कैसे करूं? देखिए, बैलेंस करने के लिए ना हम क्या करते हैं, जो स्केलेटल इक्वेशन है ना उसे लिखते हैं और उसमें ना एक यू कैन से स्पेसिफिक कुछ कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। यानी अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में कुछ कुछ जगह हम स्पेसिफिक जगह एक स्पेसिफिक कोएफिशिएंट को इनपुट कर देते हैं। अब वो स्पेसिफिक इनपुट क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा, इस पे ही सारा दारोमदार है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अभी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड और कंजर्वेशन ऑफ मास के कंसेप्ट को हमने सीखा है। अब हम देखते हैं कैसे, किस तरह से, हाउ हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, यहां पर ना 2 मेथड्स यूज किया जा सकता है, ठीक है, बैलेंस्ड करने के लिए। द फर्स्ट वन इज द कोएफिशिएंट मेथड एंड द सेकंड वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड। आई विल सजेस्ट कि आप इस मेथड को अच्छे से सीख लें। ये आपके बुक में होगा, बिल्कुल, ये भी अच्छा मेथड है, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि यार कोएफिशिएंट मेथड ना सबसे तगड़ा मेथड है। मैं बताऊंगा क्यों तगड़ा मेथड है। ठीक है, एक जगह आएगा जहां हम हिट एंड ट्रायल मेथड से अटक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उस जगह जो है हम अगर कोएफिशिएंट मेथड से करते हैं तो बिना अटके हम कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये आसान है। ठीक है, और क्यों मैं कोएफिशिएंट मेथड को ही प्रीफर कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सीख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड पे आ जाते हैं। चलिए, ये रहा हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हिट एंड ट्रायल मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, आराम से देखना है, फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन इसको फॉलो करें, अपने हिसाब से हम इधर उधर कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम इस रूल्स को देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप को देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई सबसे पहले आप स्केलेटल इक्वेशन को लिख लो, है ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन को लिख लेता हूं। सेकेंड स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप तो ये है ही, सेकेंड स्टेप क्या कहता है, ओके, ये फर्स्ट स्टेप तो है ही, लेकिन चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई सबसे पहले आप ना जो आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखा है ना, रिएक्टेंट पार्ट्स बनाओ और प्रोडक्ट साइड बनाओ, और उसमें क्या करो, रिएक्टेंट साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स में जो जिसने पार्टिसिपेट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उन एलिमेंट का एक लिस्ट बना लो और काउंट करके देख लो तो उसमें कितने सारे एटम्स हैं। सेम चीज प्रोडक्ट के लिए करेंगे, प्रोडक्ट साइड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, और काउंट करेंगे कि भाई कितने रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स हैं। अगर
हर एलिमेंट का रिस्पेक्टेड, मान लो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम सेम है तो वो बैलेंस्ड है। अगर किसी भी एक मान लो एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो बैलेंस नहीं है, मीन सेम नहीं है, तब वो इक्वेशन क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो सपोज अभी मैंने काउंट किया है यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये बैलेंस्ड नहीं है। आप एक बार खुद ट्राई करना कि ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो सपोज हम मानते हैं कि ये नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने ये वाला प्रोसेस को फॉलो किया। चलिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। कम टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें पता चल गया है कि भाई कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। तो हो सकता है कि सिंगल एलिमेंट बैलेंस ना हो या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सो द सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स हुज नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड। इफ नॉट बैलेंस देन एड सुटेबल कोएफिशिएंट बिफोर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगर बैलेंस नहीं है तो हम क्या करते हैं, सुटेबल कोएफिशिएंट ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले रूल्स को बता देता हूं, फिर इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, आपके सामने बैलेंस्ड करूंगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, चलिए मुझे पता चल गया है कि कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस नहीं है। सो इन थर्ड स्टेप, आफ्टर बैलेंसिंग वन एलिमेंट चेक द अदर एलिमेंट्स एंड बैलेंस देम। इसमें क्या बोला है, जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट को बैलेंस किया, तो ऐसा भी हमारे सामने हो सकता है कि पहले एक दूसरा एलिमेंट बैलेंस था, नंबर ऑफ एटम्स यहां पर और यहां पर सेम थे, लेकिन जो अनबैलेंस एलिमेंट था मैंने जब उसको बैलेंस किया तो पता चला कि यार ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो पहले बैलेंस था ना अब वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा आता है कोई घबराने की बात नहीं है। अब जो अनबैलेंस हो गया ना, अब उसको मैं बैलेंस करने की तरफ देखता हूं। ठीक है, उसको बैलेंस करता हूं। चलिए, इतना समझ में आया। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ कम टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा, रिपीट द स्टेप 2 फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स टिल एलिमेंट्स गेट द बैलेंस। सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा था कि यार पहले क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन सा एलिमेंट्स बैलेंस है और नहीं। एक एलिमेंट को मैं बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कि इसके चक्कर में कोई दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हो जाए, इसलिए मुझे स्टेप 2 को रिपीट करना है और चेक करना है कि यार कोई अनबैलेंस हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर मुझे क्या करना है, फिर से उसको बैलेंस करना है कोएफिशिएंट देके। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा इक्वेशन मुझे लगता है कि ये बैलेंस्ड हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ हमने जो किया है ये सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो रिएक्टेंट साइड के पूरे नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे रिस्पेक्टेड एलिमेंट के, और सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे प्रोडक्ट साइड के। अगर हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो हम बोलेंगे कि हाँ हमने इस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर दिया है। सो आई कैन से चेक द करेक्टनेस of the balanced equation by counting the final number of atoms of each elements on the both side। चलिए अब इतना करने के बाद एक स्टेप हमारा बचता है, जिसको मैंने कहा भी था कि जब हम बैलेंस्ड करते हैं या किसी भी इक्वेशन को जब हम मीन्स रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं, तो एक तरह से हम उस रिएक्शंस को क्या करें, मोर इंफॉर्मेटिव बना रहे। कैसे, उसके कंडीशंस को लिख कर कि यार वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हो सकता है किसी रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट साइड में हीट निकले, तो उस चीज़ों को मेंशन करना है ना। कंडीशन हो सकता है किसी इक्वेशन को ना स्टार्ट करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, तो यार हमें हीट का सिंबल्स लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारा मोर इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो लास्ट स्टेप जो हमारा बच रहा है उसमें हम क्या करते हैं, राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट along with the reaction condition। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे सॉलिड है तो हम S से दिखा सकते हैं, गैस है तो G से दिखा सकते हैं, है ना, लिक्विड है तो L से दिखा सकते हैं, एक्वस है तो AQ से दिखा सकते हैं। सपोज हमें कोई रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, मान लो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है, हमें इसको स्टार्ट करना है और A और B बनाना है।
तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, डेल्टा सिंबल से हीट का। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं, कभी कभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी मुझे देना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या कंडीशन है उसको भी मेंटेन करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बैलेंसिंग करते हैं, एक जो हमने अभी इक्वेशन लिया है उसको बैलेंस करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह से हमने जो स्टेप देखा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं, किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।